हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की। स्टार्ट करते हैं राइट टू फ्रीडम को। राइट टू फ्रीडम के अंदर जैसे हमारे टोटल अब 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। शुरू में 7 होते थे, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया था, ठीक है, केशवानंद भारती केस के बाद। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट में से जो दूसरा फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर भी हमें 6 प्रकार के फ्रीडम देखने को मिलते हैं। 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम देखने को मिलते हैं। ये वाली बात भी आप लोग याद रखना। तो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, आर्टिकल 19, सबसे पहले 18 तक हमने प्रीवियस लेक्चर तक खत्म कर लिया। आर्टिकल 19 गारंटी करता है सारे के सारे भारत के नागरिकों को 6 तरह के अधिकार। ये क्या है? नंबर 1, 6 तरह के फ्रीडम है बेसिकली। आर्टिकल 19 इज ऑल अबाउट फ्रीडम, तो उसके अंतर्गत 6 प्रकार की फ्रीडम है। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी बोलो, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करो, कार्टून बनाकर, कोई भी लिखावट की फॉर्म में, कोई भी आर्टिकल आपने लिखा, एडिटोरियल लिखा, उसकी फॉर्म में यू हैव कंप्लीट राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने ओपिनियन वगैरह किसी नेता को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर। आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर ग्रुप, झुंड, दोस्तों के साथ 200-400-200 आदमी के साथ खड़े हो सकते हो पीसफुली, लेकिन बस उस जगह पर, उस सभा में, उस भीड़ में हथियार नहीं होने चाहिए आपके पास। उसके बाद आप कोई भी अपनी पार्टी, ग्रुप, यूनियन वगैरह बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आर्टिकल 10A में हमें गिवन है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि फंडामेंटल राइट भी है। बाद में ऐड करा गया इसको 10A में। यहाँ पर 10A, ये देखो जो प्रोविज़न है ना, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया साल 2011 में, ठीक है। बैक की चीज़ें देख लिया करो, इंपॉर्टेंट होती हैं। इधर यहाँ पर मार्क नहीं थी, डायरेक्ट लिंक नहीं था पीछे जाने का। 10A यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद आप हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जहाँ आपको घूमना है, जहाँ आपको बसना है, आप फ्रीली मतलब जा सकते हो। जब तक धारा 370 हमारे देश में थी ना, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तो यहाँ पर हमेशा लिखा रहता था एक्सेप्ट, मतलब कुछ कुछ टेरिटरीज जो होती हैं, या फिर ये वाला राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हमें फिर वहाँ की विधानसभा से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या ऐसी प्रोविजन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 370 हट गई है धारा, है ना। अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है। आप कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी सेटल हो सकते हो। आप कोई भी प्रोफेशन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आपको कहीं से भी व्यापार करना आप कर सकते हो। ये सारे अधिकार आपके पास हैं। ओरिजिनली आर्टिकल 19 के अंदर 7 राइट्स थे, लेकिन जो प्रॉपर्टी वाला जो राइट था कि आप एक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो प्रॉपर्टी को, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, आफ्टर केशवानंदा भारती केस के बाद जो डिबेट, एक टसल चलती रही कि प्रॉपर्टी को हटाना चाहिए, हमें मौलिक अधिकारों की लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, इससे उसको हटा दिया गया। और फाइनली 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको डिलीट कर दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल था वो आर्टिकल 19, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन सी सरकार ने हटाया, इंदिरा गांधी सरकार ने या फिर जनता पार्टी ने, बताओ जल्दी बताओ। जनता पार्टी। ये चीज याद रखना, कई लोग इंदिरा गांधी समझते हैं, मतलब पूरा मुद्दा उनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन हटा जनता पार्टी के टाइम पे, ठीक है। ये जो 6 राइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करा जाता है। ये जो 6 राइट्स हैं ऊपर जो हमने पढ़े, ये वाले यहां से लेकर यहां तक, दिस 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन, यानी कि अगर सरकार कुछ करती है, नेशन स्टेट कोई आपके साथ कुछ करता है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप ये कहो कि आप ना मेरे घर में ही आके रहोगे, मेरे घर में आके सेटल होगे, आपको ना मेरी छत पे घूमने का मन कर रहा है, आपको ना जबरदस्ती मेरे फाउंडेशन कोर्स का पार्ट बनना है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये आप चीज समझ गए, दीज आर नॉट अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ओनली स्टेट एक्शन। मोर ओवर ये वाले राइट जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, या किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, लेकिन फॉरनर्स को या फिर कोई लीगल पर्सन, जैसे कोई फॉरनर कंपनीज या कॉर्पोरेशन है, उनको अवेलेबल नहीं है वाले राइट्स। फॉरनर्स क्योंकि हर जगह फ्रीली घूम भी नहीं सकते। अगर आप फॉरनर्स की अगर आप भूल जाओ ना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ, अब 6 फ्रीडम में से कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता कभी भी प्रिया, शाइनी, ऐसा कुछ हो सकता है कि इसमें से 2 मिल जाएं, 3 ना मिलें, 3 मिल जाएं, 2 ना मिलें,
5 मिल जाए, एक ना मिले, ऐसा हो सकता है? पूरे मिलेंगे तो पूरे ही मिलेंगे ना, ऑल और नन लॉ पे ही मिलेंगे ना, या तो मिलेंगे सारे या तो कोई नहीं मिलेगा, बताओ। तो फॉरेनर को कोई भी ऐसा होगा, या फिर हमें कोई सिटीजन को ऐसा होगा कि एक मिल जाएगा बाकी 5 नहीं मिलेंगे, या फिर 3 मिल जाएंगे बाकी 3 नहीं मिलेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई गोलगप्पे थोड़ी ना कि प्रिया गई करोल बाग में, भैया 20 के 6 खिला दो, बाकी सबको तो 5 खिला दो प्लीज, एक बेइज्जती तो जाएगा आपका, ठीक है। बट फॉरनर्स को अवेलेबल खेड़ी नहीं खिलाएगा। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, अगर स्टेट जो है वो एनक्रोच करता है, बट दीज राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसकी भाषा अभी हम सीखेंगे, डोंट वरी। एक एक करके जो ऊपर दे रखे हैं ना कि क्यों, एक एक अब स्टार्ट करेंगे अभी हम इसको, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। मतलब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना, अगर वन मतलब एक स्टेटमेंट अगर आपको आती है, क्या इसमें दोनों के लिए प्रोटेक्शन मिलती है? जैसे इक्वालिटी में तो दोनों था ना, लेकिन यहाँ पर स्टेट एक्शन, स्टेट यहाँ पर लेकिन फिर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। हाँ, मैं आपको फॉरनर्स का एडमिट केस बता रहा था। फॉरनर्स में आप यही देख लो ना कि फॉरनर्स अगर कहीं पर भी फ्रीली रिसाइड करना चाहते हैं, फ्रीली घूमना चाहते हैं, ये कैसे अलाउ हो जाएगा? और इसका तो सिंपल केस, आपको कहीं और जाने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1971 की वॉर के बाद बांग्लादेशियों की बात कर लो, आज तक असम के लोग कतराते हैं कि ढूंढ ढूंढ के आइडेंटिफाई करके इनको निकालो, बाहर फेंको यहाँ से, दीमक है इस देश में। वो आज तक गुस्से में असम के लोकल असामीज लोग कि ये लोग लोकल जॉब्स वगैरह खा जाते हैं। तो एक बार बताओ, फॉरेनर्स के लिए आसान होगा कि यहाँ पर फ्रीली रिसाइड करना या फिर रहना या प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेना? और फॉरेनर्स के ऊपर तो बंदिशें भी होती हैं। अब ये केस स्टडी करना चाहते हैं, कोई सोशोलॉजिस्ट चला आया नीदरलैंड, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, क्या उसको अंडोमान निकोबार आइलैंड में या फिर कोर एरियाज जो हमारे देश के हैं या ट्राइबल एरियाज हैं शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के अंदर, क्या हर जगह उनको प्रोटेक्टेड एरियाज में जाने दिया जाएगा? बताओ, ये स्टडी करने के लिए सेफ है क्या उनके लिए? और गया था कि अमेरिकन ऐसे ही राइट्स को वॉलेट करके, ये पता नहीं, ये अंडमानीज की जो ट्राइब थी उन्होंने भाला घुसा दिया था उसकी छाती में, वहीं मर गया था वो। सेंटिनलीज हुआ था कि नहीं हुआ था? अभी कुछ साल पहले की बात है, अभी ऐसे लॉकडाउन से पहले की बात है, कोविड से पहले की, है ना। स्टेट इन पे ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरनर्स को तो फॉरनर्स तो एंजॉय ही नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप ये 6 के 6 राइट्स ना एब्सोल्यूट टर्म्स में एंजॉय कर लोगे। मैंने आपको एक बात बताई थी, फंडामेंटल राइट्स कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में आप एंजॉय नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बाकी फंडामेंटल राइट्स आपके पास अनलिमिटेड नहीं है, हर किसी के ऊपर एक किंतु परंतु करके कोई ना कोई बंदिशें हैं, ताकि आप राइट जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर एंजॉय करोगे ना तो वो एक जंगल रूल को इनवाइट कर देगा, एनार्की बन जाएगा हमारा देश, जहां पर सारी व्यवस्था उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि आप अपने राइट्स को एंजॉय करने के चक्कर में किसी और के राइट को वॉलेट कर दोगे। वो एग्जांपल याद है मेरा, मैं किसी के बाथरूम में शायद नहीं घुस सकता हूं कैमरा लेकर कि यार मैं तो उसकी फोटो खींचूंगा, वो कहिए तुम क्या कर रहे हो, मैं कहूँ कैमरा तो मेरा, क्या हो गया तेरे को? और ये चीज, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये मैं नहीं बोल रहा हूं अपने मन से, कि आप आज जस्ट बिकॉज किसी की प्राइवेसी को इसलिए इन्वेट नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज कैमरा आपका है, और आप उससे बोलो क्या हो गया, अच्छी तो दिख रही है, 2-2 लाख रुपए के कैमरे से खींच रहा हूँ तेरी फोटो, तेरे मोबाइल वाले से तो अच्छी है तेरी सेल्फी ये कोई बात है? तो स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दीज 6 राइट्स ओनली ऑन द ग्राउंड्स जो कि आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन्ड है, ना कि किसी और ग्राउंड्स पर, ठीक है। अब हम इन ग्राउंड्स को समझते हैं और रिस्ट्रिक्शंस को समझते हैं, एक एक फ्रीडम को पकड़ेंगे और फिर इसके देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, कौन से एब्सोल्यूट टर्म्स में हैं और कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाली कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला, और इनको रीड कैसे आप करोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर है, आर्टिकल 19 तो ये कोर है ना, क्या बोलोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आर्टिकल 19 क्लॉज या क्लॉज ए 1, कुछ भी बोलो, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बोलो, परफेक्ट है, ठीक है। जनरली पेपर के अंदर 1 2 3 4 करके आता है, आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बोलो तो ऐसे ही जैसे, और इसका मतलब पता है क्या है, एक चीज़ और निकल कर आती है। अब जैसे क्लॉज 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपको दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये आपको ऑर्डर में याद करने, तभी आप जाके सही क्लॉज लिख पाओगे। आर्टिकल, मेरी बात ध्यान से सुनो, आर्टिकल 19 तो लिख लोगे आप ब्रैकेट में, फिर आपको ऑर्डर में अगर ये याद नहीं होगा तो आप किसी को 1 की जगह 2 बना दोगे, 2 की जगह 3 बना दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ब्रैकेट में अंदर लिखोगे, ये ऑर्डर आपको पता होनी चाहिए कि पहला ये लिखा था, अगर 2 लिख रहे हो ना यहाँ पर तो वो ये वाला है, 3 लिख रहे हो तो वो ये वाला है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर इसका ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स के इसमें,
प्रॉपर सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में हर हफ्ते एडिटोरियल मिल जाएगा आपको उसके ऊपर। विजन आईएएस में, करंट अफेयर में, पॉलिटी में 12 मैगजीन अगर साल की आ रही है तो 12 आर्टिकल्स आपको पॉलिटी से रिलेटेड इसके ऊपर मिल जाएंगे। यूपीएससी में हर 2 साल में एक बार या हर ऑल्टरनेटिव ईयर एक क्वेश्चन होता ही है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के ऊपर, और ये मुद्दा लगातार बना ही रहता है। आपके इंटरव्यू में से क्वेश्चंस निकलेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, और ऑप्शन में भी आएगा इसके ऊपर। ये अप्लाई ये करता है कि हर एक जो नागरिक है उसके पास एक अधिकार होना चाहिए कि अपने अपने वो व्यूज़ को, अपने ओपिनियन को, अपनी सोच को, जो भी वो सोच रहा है, जो भी वो फील कर रहा है, उसको फ्री तरीके से एक्सप्रेस कर सके, या तो वो बोलकर, या लिखकर, या प्रिंट कर कर, या ड्राइंग बनाकर, या किसी भी एक मैनर में, ड्रामा या फिर कोई एक मूवी के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर और भी सब कैटेगरीज ऑफ राइट्स हैं, यानी कि सिर्फ ये कह देना कि लिखना, बोलना, पिक्चर, प्रिंट, मूवी बनाना, ड्रामा, या यूट्यूब पे कोई एक किसी की क्या कहते हैं उसको हम लोग, रोस्टिंग करना, ये सब कुछ मतलब अलाउड है। लेकिन कैसे? और भी चीज़ें देखो, इंसान के पास, इंसान मतलब यहाँ पर नागरिक भारत का, उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने व्यूज़ को प्रोपोगेट कर सके, एज वेल एज दूसरों के व्यूज़ को भी प्रोपोगेट कर सके। आपकी मर्जी। आपके पास, प्रेस के पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो कुछ भी छाप सके, कुछ भी दिखा सके। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर फ्रीडम होना चाहिए। वरना हिंदुस्तान में जो इतना सभ्यता सभ्यता का नारा चलता है ना, अगर ये वाला राइट नहीं होता ना, ये वाला अगर राइट नहीं होता, तो हमारे देश में बेचारी सनी लियोनी अनएम्प्लॉयड होती, कॉन्डम के ऐड तो कभी आते ही नहीं। लेकिन एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना ज़रा, कॉन्डम के ऐड अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में कॉन्डम के ऐड अच्छे होते हैं। क्यों? एटलीस्ट वो आपको एक प्रकार से ऐड जिस प्रकार से आते हैं, भले वो देखने लायक ना हो, देखने लायक इन द सेंस भी चीज़ तब होती है जब हमारे घर में लिबर्टी हो हमें बहुत सारी चीज़ों की एक्सप्रेस करने की। लेकिन एटलीस्ट दे मेक यू अवेयर कि आप सेफ सेक्स कैसे कर सको, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को आप कैसे अपना सको, अनवांटेड प्रेगनेंसी को आप कैसे अवॉइड कर सको। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। प्राइवेसी को तो लेकर हद से ही ज़्यादा 2017 से लेकर नारेबाजी चलती आ रही है कि सरकार जो है इसमें हमारा सारा डेटा निकाल लेगी, वो निकाल लेगी। आप किसी की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को, जैसे क्या होता है, साइबर सेल वगैरह वालों के पास ना बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। आप भी बहुत अच्छे लेवल पे जब पहुंच जाओगे, आपके डिपार्टमेंट में भी आपके पास ये राइट होगा, आप किसी के टेलीफोन को क्या कहते हैं, टैप कर सकते हो। टैप समझते हो ना? आपने किसी और को कॉल लगाया, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो रिकॉर्डिंग सुन सकता हूँ। ये चीज़ लेकिन अलाउड, एथिकली सही नहीं होती, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि ये फिर भी नहीं है। अगर अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट हो गई तो वो गया। फिर उसके बाद राइट टू टेलीकास्ट। गवर्नमेंट के पास कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि सरकार जो चाहे वो दिखवाए और जो ना चाहे उसको हाइड करवा ले। असल रियलिटी में चीज़ें कैसे काम करती हैं हम यहाँ पर वो जानने नहीं बैठे हैं कि नहीं नहीं हम सरकार तो वही छपाती है जो उसको छपाना होता है, वही दिखवाती है जो उनको दिखाना होता है। ऑपोजिशन के तो व्यूज़ ही नहीं आ पाते हैं। वो एक पॉलिटिकल एंगल को छोड़ो, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना था, सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ हैं सारे के सारे। उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन जो है चक्का जाम करवा के देश की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को चरमरा नहीं कर, मतलब क्या कहते हैं उसको, हॉल्ट नहीं कर सकती है कि चरमरा दिया पूरी व्यवस्था को, सारी की सारी चीजें बंद करवा दी। राइट अगेंस्ट बंद, बंद जानते हो ना, धरना प्रदर्शन करके पूरा का पूरा कल ये ना लेंगे हम सारा बंद करते हैं वो करते हैं, यानी कि तुम तो दंगों को इन्वाइट कर रहे हो। यू हैव अ राइट अगेंस्ट दिस। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में आप जान सकते हो उनके बारे में, और इसके लिए अब हमारे पास एक बहुत एक पावरफुल वेपन है। क्या? जल्दी बताओ क्या कहते हैं? आरटीआई। ठीक है, आरटीआई देखो, मैं देख रहा सरकार की एक्टिविटीज के बारे में बता देता है। यूपीएससी को करोड़ों छात्र लिखते हैं आरटीआई पिछले 10 साल से। हमारे पेपर में बता दो कि मार्क्स कहाँ हैं, क्या नहीं है, क्यों है, तो यूपीएससी का कोई रिप्लाई नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन ये तक बोल रखा है, पता है,
कि मेंस के पेपर जो हैं वो स्टूडेंट्स के सामने रिवील कर दो ताकि उनको पता लगे कि हम गलतियां क्या करते हैं। यूपीएससी इग्नोर कर देता है, अबे चलना क्यों दिखाऊं, तेरे बोलने से थोड़ी ना होता है। सिर्फ कई बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है ये वाली चीज़ यूपीएससी को कि पेपर रिवील कर दो, पेपर दिखा दो एक बार इनको कि मेंस में इनके कैसे तुम चेकिंग करते हो वो करते हो। यूपीएससी को कोई रिप्लाई ही नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट को। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का भी वो अधिकार है। मतलब शाइनी से कोई पर्सन कह रहा है कि बेबी मुझे आई लव यू बोलो, उसको नहीं बोलना, उसका मन नहीं है, तो वो कबीर सिंह थोड़ी ना बन जाएगा, है कैसे नहीं बोलेगी आई लव यू। ठीक है, बिस में जो आप ये पूछ रहे हो कि राइट टू साइलेंस अगर पुलिस इंटेरोगेट करे हो तब ना बोले, तो देखो तशरीफ लाल करवानी हो डंडे से तेल लगवाकर तो यहाँ पर आप रह सकते हो। ठीक है, या हाँ, या अनुज अगर मिट्टी उठाना चाहे थाने के बाहर से, ठीक है। लेकिन राइट टू साइलेंस मतलब ये कि अगर आपको कोई बात नहीं बोलनी है तो आप नहीं बोलो, लेकिन आप वो ना फॉर एग्जांपल ऑफिसर्स के आगे या इंटेरोगेशन के आगे, मतलब यू आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर किन परिस्थितियों में। अब आप कोर्ट में खड़े हो तो आप ये कहोगे मेरे पास राइट टू साइलेंस है माय लॉर्ड, मैं तो नहीं बोल रहा, तो कोर्ट ने कहा इसको सजाए मौत दे दो। हमारे देश में अलाउड नहीं है, लेकिन इसका तो गिलोटिन कर ही दो आज, देखेंगे कितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं। ठीक है, मजाक की बात साइड हटाकर फ्रीडम ऑफ साइलेंस में मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ किसी से नहीं बोलनी है, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम कि आपसे कोई चीज़ वो ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकता कि ये चीज़ बोलो। एग्जाम्पल इसका मैं दूं, मीडिया नहीं आपके आगे माइक लगाकर आपके बुरे एडम्स एप्पल तक आपका माइक घुसा देती है अंदर मुंह में, है ना, कि सर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमने सुना है ऐसा आपके बारे में कि आप आवारा होते चले जा रहे हैं और देश में राजनीतिक माहौल आपको लेकर गर्म होता चला जा रहा है। चुपचाप लोग देखा नहीं है कि निकल आते सॉरी नो क्वेश्चंस प्लीज, ये है ये चीज़, समझ गए। इंटेरोगेशन के टाइम पे बेसमें मत करना ऐसा कभी। इंटेरोगेशन तुम्हारी की होगी, तुम दूसरों की लोग यार। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, कि न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल कोई इन्फॉर्मेशन छापना चाह रहा है, अच्छा ये वाली चीज़ है ना, ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सारे राइट्स वॉलेट हुए थे। क्या मुझे कोई वो घटना बता सकता है देश में क्या चल रहा था उस टाइम पर जब ये सारे राइट्स वॉलेट कर दिए थे एक सरकार ने, इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। आप ये देखोगे कि जब मैं आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगा ना, न्यूज़पेपर और मैगजीन ने अपना पहला पेज ना ब्लैंक छोड़ा था। इंदिरा गांधी जी ने एक रात को ना बिजली कटवा दी थी सारे अखबारों की और उसकी प्रेस की, सारे के सारे, कि अगली सुबह जो है उनमें फ्रंट पेज ना आ पाए, तो उन्होंने फ्रंट पेज ब्लैक छोड़ा था प्रोटेस्ट के चक्कर में, या उस पर पूरा पूरा का पूरा उस पेज को काला बनाकर, कि कुछ भी उस पर मतलब सरकार ने हमें छापने नहीं दिया और हमारी ये जो राइट है जो इसका उल्लंघन है प्रेस की फ्रीडम का। उसके बाद ये इतने राइट सतर्कता से लिए गए हैं और उसको उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी ज़्यादा गंभीरता के साथ अपनाया है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, यानी कि आप डेमोन्स्ट्रेशन धरना प्रदर्शन वगैरह कर सकते हो लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। क्या क्या डिफरेंस होता है ये डेमोन्स्ट्रेशन पिकेटिंग, तो चलो एक ही चीज़ है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन और राइट टू स्ट्राइक में क्या फ़र्क होता है। हाँ, नॉर्मल लाइफ को आप हॉल्ट कर दे रहे हो। अब इसमें मैं लेट गया ट्रैक के आगे, मैं तो ट्रेन नहीं चलने दूंगा, ये चीज़ है। तो आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, स्ट्राइक नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो। हाँ हाँ, तो वो चीज़ ना उसमें फिर पुलिस बजाती है अच्छी तरीके से, फिर ये फोर्सेज आती हैं, CAPF के आर्मी जवान और ये सब जो आते हैं, फिर ये तोड़ के रख देती है। फिर पर्सन कहता है मैं तो था ही नहीं, मैं तो सब्जी लेने जा रहा था। स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक तो देश की स्वतंत्रता के ऊपर, आज़ादी के ऊपर कोई भी दाग धब्बा ना पड़े,
देश की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई भी दाग धब्बा या कोई सवालिया चिन्ह ना पड़े, स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इनका मतलब समझ रहे, अगर मैं 3 वर्ड्स को पहले हाईलाइट करके इनका मतलब मैं समझा दूं, यहां पर आपके पास खुफिया से खुफिया इंफॉर्मेशन है, आप ना सीबीआई, आप ना रॉ में काम करते हो मान लो। अब आप ये कहो कि मैं तो ना अपनी डायरी राइटिंग करूंगा और डेली ना उसकी ब्लॉगिंग करा करूंगा मैं लिख कर, आज हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा, आज हमारे जो चीफ थे उसके पास खबर आई कि पाकिस्तान का एक हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा यहाँ छुप कर बैठा हो इस बिल्डिंग में। आप ऐसी चीज़ें रिवील नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ये कोई भी आप अपने डिपार्टमेंट की या कोई भी देश की ऐसी कोई बात जिसके देश की इंटेग्रिटी पर, सिक्योरिटी पर खतरा आ जाए, सॉवरेनिटी पर खतरा आ जाए, या किसी एक फॉरेन स्टेट जिसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हो वो प्रभावित हो जाए। कि आज हमारे प्रधानमंत्री गुप्त मीटिंग में कह रहे थे कि ये रशिया का जो प्रधानमंत्री है बुलडॉग जैसी शक्ल है इसकी। वो कहेंगे साले हम तो तुम्हें उससे, जो पाकिस्तान ने 3 एक्सेस अलायंस बनाई थी तब से हम तुम्हें सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और तुम ऐसे कह रहे हो हमारे लिए। मतलब ये छोटी छोटी बातें भी ना अभी ये मजाक में अभी हम बोल जाते हैं, जब आप सच में ये घुसोगे ना ब्यूरोक्रेसी में, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप ऐसा समझ जाओ जैसे मैं आपके पास क्या कहता हूँ कि तुम अपने फंडामेंटल राइट्स को भूल जाओ जब मेरे पास आते हो, गिरवी हैं तुम्हारे मौलिक अधिकार मेरे पास लबासन तक पहुँचाने के लिए। और उसके बाद बहुत सारे मौलिक अधिकार आपको भूलने पड़ते हैं। जैसे याद है हमने जब शुरू में फंडामेंटल राइट स्टार्ट करा था तो हमने ये देखा था कि आर्मी वाले या फिर जो सीक्रेट एजेंट्स वगैरह होते हैं सब रिवील नहीं कर सकते, मीडिया के सामने नहीं आ सकते आप। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप डिपार्टमेंट में जाओ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी उसके खिलाफ, कोई भी चीज़ के खिलाफ। आप ये नहीं कह सकते प्रधानमंत्री जी ने मध्य कमरे में मुझसे ऐसा कहा, ऐसे वो करे थे, मुख्यमंत्री मुझसे ऐसे जवान लड़ा रहे थे, आप ही दोस्तों बताओ ये कितना सही है कितना गलत है। ये चीज़ गलत होती है कि आप अब एक जो राज्य की अगर बात हो तो ब्यूरोक्रेसी में अब देश को चलाने की जिम्मेदारी भी आपके पास है। तो आप विक्टिम बनकर हर जगह टीवी पे आके आप ये रोना गाना और ये बाबू सोना नहीं कर सकते। आप ये फ्रेंडली रिलेशन अगर फॉरेन स्टेट से हो, वो पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़ जाए आपकी किसी कुछ ऐसी चीज़ पब्लिश करने की वजह से, डिसेंसी और मॉरलिटी हार्म ना हो, ठीक है? मतलब अब डिसेंसी मॉरलिटी वगैरह वगैरह कैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मतलब मान लो राइट टू टेलीकास्ट अगर है तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि टीवी के ऊपर पॉन आने लगेगी, एक पॉन चैनल खुल गया पूरा का पूरा, 24 घंटे फुल पॉन, नो ब्रेक्स नो एड। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट में आप खड़े होकर अवहेलना नहीं कर सकते कोर्ट की। उसके बाद डिफेमेशन के कंटेक्स्ट में और कोई भी ऑफेंस को बढ़ावा देने के लिए मानहानि नहीं कर सकते आप किसी की, या कोई भी आपकी किसी स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ पब्लिश करने की वजह से फॉर एग्जांपल राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाए, दंगे होने लग जाए, धर्म को लेकर लोग भिड़ने लग जाए, या कोई पर्सन या कोई आप ये क्राइम कर बैठो उसकी वजह से। ठीक है? इवन अपनी फोटो भी पता है ऐसे पब्लिश करना, आप ये सोचो कि हम दूसरे की नहीं कर सकते खुद की कर सकते हैं क्या? ये भी चीज़ एक पनिशेबल ऑफेंस है। गोवा के बीच पे ऐसे बड़े सारे कांड होते हैं कि जिसमें लोग न्यूड फोटोशूट करवाते हैं, बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटीज ने भी कई बार करवाया हुआ है और उनके ऊपर पेनल्टी लगती है, इवन जेल टर्म्स भी हो जाती है किसी किसी को तो, क्योंकि अगेन वो डिसेंसी और मोरालिटी के खिलाफ है। यहां तक आप सबको चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से? बताओ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।